नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं। बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी गवर्नमेंट में देश के सामने कई अच्छे मॉडल प्रस्तुत किए। मैं आज बागपत के कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने आया हूं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन कराया। उसका परिणाम है कि जिला अस्पताल में मिले सिर्फ 3 कोरोना के मरीज, बाकी मरीज आइसोलेशन में इलाज करा रहे। निगरानी समितियां एक्टिव हैं। कोरोना की तीसरी लहर से डरने और भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन की वजह से तीसरी लहर कमजोर पड़ी। कोरोना से बचाव का सबसे कारगर शस्त्र वैक्सीन साबित हुआ है। दिसंबर जनवरी में थर्ड वेव के लक्षण देखने को मिले और दुनिया के अंदर थर्ड वेव ने भी काफी हाहाकार मचाया। उत्तर प्रदेश के अंदर थर्ड वेव भी नियंत्रण में है और अगले 10 दिन के अंदर थर्ड वेव पर पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। थर्ड वेव वैक्सीनेशन के कारण कमजोर भी पड़ी है। अगर कोई संक्रमित हुआ भी है तो एक वायरल फीवर मात्र बनकर के रह गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले फेज को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आज बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पश्चिम के सह-प्रभारी हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बागपत में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मोतीनगर मास्टर रामपाल अपने बेटे ब्लॉक प्रमुख भोजपुर में लोकदल छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में उतरी आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सभी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। अब आप पार्टी एक के बाद एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही। इसी क्रम में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपनी 5वीं उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। आपने इस लिस्ट में प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सीट से विजय कुमार श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा है। यूपी में सरकार बनाने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी भी सभी समीकरणों को साध कर चल रही। तो पार्टी ने अब तक जहां जातिगत समीकरणों के साथ ही पढ़े लिखे उम्मीदवारों को तवज्जो दे रही है, तो वहीं इस 5वीं लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रामपुर में जेल की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का सड़क पर नृत्य करते हुए रालोद नेता जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने हड़कंप मच गया। आनंद फानन में जेल प्रशासन भी हरकत में आया और वीडियो में दिखाई पड़ रहे 6 जेल कर्मियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। इसके साथ ही आईजी जेल को भी पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी गई। वायरल वीडियो गणतंत्र दिवस की बताई जा रही। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और इस वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी रामपुर जेल के बाहर देशभक्ति गीत पर नाच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको अब जवाब तलब करना होगा। इटावा के पक्का बाग हाईवे पुल के नीचे खड़े बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमित बरुआ को बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। जब वे कुछ लोग समझ पाते तो हमलावर मौके से फरार हो गए। जिला अस्पताल में उन्हें गंभीर हालत में सैफई मिनी पीजीआई रेफर किया गया। आपको बता दें कि घटना शुक्रवार देर शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही। एकदिल के रहने वाले अमित बरुआ बीजेपी युवा मोर्चा के मानिकपुर मोहन के मंडल अध्यक्ष हैं। पक्का बाग हाईवे पुल के नीचे वो अपनी स्कॉर्पियो के पास खड़े हुए थे, तभी उन पर हमला हुआ। सपा की सहयोगी दल जनवादी क्रांति सोशलिस्ट पार्टी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि वो सपा से नाराज हैं। लेकिन जब हमने पार्टी अध्यक्ष संजय सिंह चौहान से खास बातचीत की तो उनका कहना है कि सपा से नाराज नहीं है, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष है। उन्होंने कहा कि हम सपा को साथ लेकर रहेंगे। सुनिए। इस समय हमारे साथ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी। संजय जी, इसमें चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से आपका सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है।
इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा कमिटमेंट अखिलेश जी से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, नंबर ऑफ सीट्स नहीं रहा है। हाँ, यह है कि समाज और हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं कि समाजवादी पार्टी चौहान समाज के लोगों को चुनाव लड़ाए, और अगर नहीं लड़ाती है तो कार्यकर्ताओं में असंतोष होना, समाज में असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक है, जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। यही हमारी चिंता का विषय और कोई नहीं है। आप एक तरफ तो ये हम आपको सुना रहे थे, जहां पर चौहान जी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम सपा के साथ हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर शहर सीट से विजय श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया है, जहां से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोंकेंगे। वहीं हमसे खास बातचीत में विजय श्रीवास्तव ने कहा कि हम पूरे दमखम के साथ वहां पर जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें अहम सीट गोरखपुर शहर से विजय श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से विजय श्रीवास्तव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोकेंगे। कितना मजबूत है विजय श्रीवास्तव, इस पे खास बातचीत के लिए विजय श्रीवास्तव जी खुद मौजूद है। विजय जी, आपने जैसा बताया कि आपका पहला चुनाव है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर सीट पर चुनाव लड़ना अपने लिए कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, चुनाव भले मेरा पहला हो, लेकिन मैंने चुनाव गोरखपुर में बहुत देखे हैं, बहुत कराए हैं, और मैं विगत 6 साल से सक्रिय राजनीति में गोरखपुर में हूँ और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी मैं हूँ। मैंने जनता के पीड़ा को समझते हुए, उनके दुख दर्द को समझते हुए मैंने गोरखपुर में किया है और लोगों के दर्द के साथ उनके दर्द को साझा किया है, उनके पीड़ा को कम करने की कोशिश की है। उनके साथ में ईमानदारी और दमदारी से मैं खड़ा रहा हूँ। यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जनता हमको दिल से चाहती है और हमने जो हमारा जो, हालांकि मैं उसको अपना प्लस पॉइंट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो कोरोना काल था वहाँ सरकार की कलई खुल गई थी, लोग मरे जा रहे थे। सरकारी सत्ता संरक्षण में जो हॉस्पिटल्स थे वो जनता को लूट रहे थे, डकैती डाल रहे थे और सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। मैंने उस पीड़ा में 16 लोगों का निःशुल्क दाह संस्कार मैंने कराया था। ये पूरा गोरखपुर की जनता जानती है। जब किसी को कोई कंधा देने वाला नहीं था तो मैं अकेले वहाँ शहर में खड़ा दिखाई देता था। लोगों की दवा की जरूरत होती थी, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में कोई बेचता था और खरीदता था, मैंने उस पर पूरा अंकुश लगाने का कोशिश किया था। विजय श्रीवास्तव जी, विजय श्रीवास्तव का साफ तौर पे कहना था कि वहाँ पे भले ही भाजपा का किला रहा हो, लेकिन ये सियासत में कुछ भी किसी का किला नहीं होता है और कभी भी कहीं भी किसी पार्टी का कब्जा हो सकता है। हम पूरी दमखम के साथ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। कैमरामैन सनी के साथ में जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। विधानसभा चुनाव में धनबल का प्रयोग रोकने के लिए पुलिस टीम लगातार सघन चेकिंग कर रही है। इसी क्रम में जालौन की डकोर कोतवाली पुलिस और एसटीएफ टीम को संयुक्त रूप से बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से चेकिंग करते समय एक स्कॉर्पियो कार से 55 लाख अवैध कैश की नकदी बरामद की। वहीं नकदी बरामद होने के बाद पुलिस टीम ने रुपयों को जब्त कर लिया। साथ ही आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। वहीं पुलिस और एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। डकोर में एसएसटी टीम के साथ ज्वाइंट पुलिस की टीम के द्वारा ज्वाइंट चेकिंग करते समय अक्षत अग्रवाल नामक व्यक्ति की स्कॉर्पियो कार से कुल 55 लाख रुपए बरामद किए गए हैं कैश, जिसके बरामदगी के बाद इनकम टैक्स की टीम को सूचना दी गई और उसके बाद इनकम टैक्स की टीम वहां पे पहुंची और उन्होंने उस कैश को सीज किया है और धारा 132 इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ उन्होंने अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की है। उत्तराखंड में चुनाव के नजदीक देखते हुए लगातार पार्टियां अपने प्रत्याशियों के प्रचार में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। इसी को देखते हुए आप पार्टी की उत्तराखंड में जुड़े जमाने जो जड़ है उसको जमाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लग चुकी है और आज दिल्ली के विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी किया। तो चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता विकास खरे ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल से खास बातचीत की है, सुनिए। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी उत्तराखंड में अपनी सरजमीं तलाश कर रही है। तो इसी वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली सरकार से विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल जी, जो कि आज हरिद्वार पहुंची, जिन्होंने प्रेस वार्ता भी की। सर, आज प्रेस वार्ता में की है, क्या कुछ मुख्य विषय थे प्रेस वार्ता में? मुख्य विषय हमारा दिल्ली मॉडल है, बिजली 24 घंटे, बिजली फ्री।
पानी 24 घंटे, पानी फ्री। स्कूलों की स्थिति पूरे विश्व विख्यात स्कूल दिल्ली के हो गए। हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे कंडीशंस में हो गए। सड़कें अच्छी कंडीशंस में हो गई। रोजगार दिल्ली में उपलब्ध है। ये एक मॉडल हम उत्तराखंड में भी लागू करना चाहते हैं। उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली का मॉडल दिखाकर हम वोट मांग रहे हैं। उत्तराखंड से प्लान हो रहा है। उत्तराखंड बिजली उत्पादक प्रदेश है, वहाँ बिजली बहुत महंगी है, बेरोजगारी है। उत्तराखंड में टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार है, बजट है नहीं, बजट घाटे में है। ये कुल मिला के 20 साल से यहाँ मदन कौशिक जो विधायक है, एक भी यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं दे सका। एक अच्छी कंडीशंस का हॉस्पिटल, हरिद्वार जैसा शहर जो विश्व प्रसिद्ध शहर है, देवनगरी है, यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल तक नहीं है। जहाँ यात्री आते हैं, परेशानियां होती हैं, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, कुंभ मेले लगते हैं। सर, बात किया तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है प्लान का, और प्लस इसमें यह है कि युवा बिल्कुल बेरोजगार। अगर आपकी सरकार उत्तराखंड में बनती है, युवाओं को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रांत है भारत का जो अपने आप में कुदरत की सब कुछ दी हुई चीजें यहाँ है। नेचुरल उत्पादन यहाँ सब कुछ है, उसको हम बढ़ावा देंगे। आधुनिक दृष्टि से वहाँ खेती हो। दूसरा, यहाँ टूरिज्म से बहुत बड़ा रोजगार पैदा किया जा सकता है। टूरिज्म अपने आप में एक बड़ा ऐसा उद्योग बन सकता है कि उत्तराखंड की आबादी तो क्या, बाहर के लोगों को हम यहाँ रोजगार दें। तो ये एक दो चीजें ऐसी हैं जहाँ बहुत बड़े रोजगार का साधन दे सकते हैं। आम जनता का साफ तौर पे ये कहना है कि जो बकाया बिल है उनको सरकार अभी तक माफ नहीं कर पाई है। अगर आम आदमी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाती है, क्या बिजली के जो बकाया बिल है वो भी माफ किए जाएंगे? हमने दिल्ली में माफ किए थे, यहाँ भी माफ करेंगे। हमने कहा दिल्ली का जो मॉडल है वो टोटल उत्तराखंड में लागू करें। दिल्ली में हमने बिजली के बिल माफ किए, पानी के बिल माफ किए, यहाँ भी करेंगे। तो क्या मानते इस बार उत्तराखंड में आप अपनी सरकार बनाने जा रही है? मैं तो मानता हूँ कोई टक्कर में नहीं है। दिल्ली के मॉडल को अब भाजपा की चिकनी चुपड़ी बातें, भाजपा के बड़े लंबे चौड़े वायदे, महंगाई की मार, 2 करोड़ रोजगार, ये सब चीजें जनता के सामने आ चुकी और अब जनता विचार कर रही है। बिल्कुल, ये था हमारे साथ दिल्ली सरकार से विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल जी, जो कि उत्तराखंड में आप पार्टी का सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों से गठबंधन की है और सरकार बनाने के दावे भी पेश किए। कुछ गठबंधन से दूर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में संजय सिंह चौहान से हम खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी। संजय जी, इसमें चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से आपका सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा कमिटमेंट अखिलेश जी से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, नंबर ऑफ सीट्स नहीं रहा है। हाँ, यह है कि समाज और हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं कि समाजवादी पार्टी चौहान समाज के लोगों को चुनाव लड़ाए, और अगर नहीं लड़ाती है तो कार्यकर्ताओं में असंतोष होना, समाज में असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक है, जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। यही हमारे चिंता का विषय और कोई नहीं है। आप एक तरफ वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर हरीश रावत पर बड़ा हमला बोला है। विजय बहुगुणा ने कहा है कि हरीश रावत के लिए लाल कुआं से चुनाव लड़ना राजनीतिक रूप से मौत का कुआं साबित होगा। विजय बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत एक साथ 2 जगह से हारकर न जाने कहां से खिसक कर यहां आए हुए हैं और यहां उनकी राजनीतिक रूप से अंतिम हार भी होगी। इसके अलावा विजय बहुगुणा ने भाजपा से भागे हुए उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना नामांकन वापस ले लें, नहीं तो पार्टी सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। हरीश रावत जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 विधानसभा से हारे, और आज अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हीं विधानसभा से चुनाव लड़ता जहां से मैं हारा था। सुनिए मेरी बात, जहां से हारे थे वहीं से लड़ते और जीते तो उनका हम सम्मान करते। लेकिन नए नए क्षेत्रों में जो वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं वो गलत जगह पहुंच गए हैं, और जो जिस विधानसभा में गए हैं लाल कुआं में, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, और आप देखिएगा जब मतगणना होगी वो सीट बीजेपी जीतेगी और हरीश रावत हारेंगे।
नहीं देखिए, मैं राजनीतिक वैसे तो उनकी बड़ी लंबी आयु है, 100 वर्ष पूरा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जहां वो गए हैं वो कुआं उनके लिए राजनीतिक मौत का कुआं। वहीं पश्चिमी यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर पहुंचे और इस दौरान अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। अमित शाह ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह को याद करते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि मैंने यहां दंगों की वेदना को जाना था। आरोप लगाने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित आरोपी बन गए। मैं आज भी दंगों की पीड़ा नहीं भूल पाया। 2014, 17, 19 में आपने हमें जिताया। साथ ही कहा कि यूपी में हमने वादा किया था, हम यूपी को माफियाओं से मुक्त करेंगे और हमने वो किया भी है। सुनिए। जिससे 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यही से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का टुकड़ा साफ, भूमाफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर टूट भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ रहा और आज सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सपा मुखिया ने कहा है कि जहां जोड़े बनते हैं वहां गठबंधन का काम भी हो रहा। किसान अपमानित हुए थे और उनकी बहादुरी और साहस से कानून वापस हुए। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण देश गरीब हो रहा है और गरीबों की संख्या बढ़ रही है। किसान आंदोलन का जिक्र कर अखिलेश यादव ने कहा कि किसान बॉर्डर पर पहुंचे तो कील लगा दी गई। बावजूद इसके किसानों ने सर्दी गर्मी बरसात की परवाह नहीं करते हुए बॉर्डर पर किसान डटे रहे और उनकी जीत भी हुई। ये अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रख रहा है। किसान जो हमें, जब समाजवादी सरकार थी तो खोड़ा कॉलोनी के लिए हम लोगों ने स्कूल भी दिया था और जो विकास मीडिया भाइयों को। तो वहीं सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच अटकलों के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर भड़क गए। हरदोई के संडीला और सीतापुर की मिश्रिक विधानसभा पर सपा पहले ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, जबकि उन्हीं सीट पर अब राजभर ने अपने प्रत्याशियों को मैदान पर उतार दिए। फिलहाल ओपी राजभर का कहना है कि विधानसभा सीट पर सुहेलदेव पार्टी के प्रत्याशी नजर आएंगे। वहीं 36 विधानसभा परिषद की सीटों पर अचानक चुनावी घोषणा के सवाल पर राजभर भड़क भी गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, हमसे जब बातचीत हुई, सुनिए आप। राजभर जी, क्या वजह है कि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो रही है? नॉमिनेशन शुरू हो चुका है चौथे चरण का। किसकी सूची नहीं जारी? अभी लखनऊ को एक भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। सबको एबी फॉर्म दे दिया गया है, आपको पता नहीं है। सही बात तो ये है। नहीं, एबी फॉर्म को हमने देखा कल जब सहारनपुर की देवबंद सीट पर इसी तरह से माविया वहां पर पहुंचे नॉमिनेशन करने। उसके बाद थोड़ी देर बाद मार्कंडे पहुंचे। इसको लेकर भी वहां मचा था। तो फॉर्म और ए और बी क्या कई लोगों को बांट दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं। कहीं कहीं हो गया भूल, बस उसको सुलझा लिया जाएगा। वो सब सेट हो गया, सबको दे दिया गया, सब काम पे लग गए हैं। नहीं, अभी संडीला की सीट एक और एक मिश्रिक की सीट प्रत्याशी समाजवादी ने उतारे। फिर उसके बाद सुहेलदेव पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर भी कैंडिडेट उतारे, नाम उसमें घोषित किए। तो क्या कुछ उठापटक मची है अंदर? आप लोग गलत क्यों करते हैं? समाजवादी पार्टी की लिस्ट में अब तक बताओ कहीं संडीला का जिक्र है? आप बताओ। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर आप दे दो। सिंह अखिलेश यादव ने खुद बोला। नहीं, देखिए प्रेस में उन्होंने जो बोला, अखिलेश जी ने ये कहा
जब किसी पत्रकार साथी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यही लोग चुनाव लड़ेंगे, यही ने कहा था यही लोग चुनाव लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा। संडीला का उन्होंने खासकर जिक्र किया, रीता जी को बुलेकर। संडीला के लोग हैं, चुनाव लड़ेंगे, और उनको पता नहीं था कि वो तो कह दिए। लेकिन मिश्रित सीट पर तो प्रत्याशी उतारा ना समाजवादी पार्टी ने। ये भी फार्म चला गया ओम प्रकाश राजभर का। तो अभी कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कुछ उठापटक मची हुई है। कोई उठापटक नहीं है। वो उस दिन जो सूची गई थी उसमें मिसप्रिंट था, टाइप होने में, वो सब तय हो गया है। सारी सीटें सबको बट गई हैं, सब लोग अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। खबर ये भी आई कि अखिलेश यादव अब ओम प्रकाश राजभर का फोन नहीं उठा रहे हैं, बातचीत का दौर बंद हो गया है, कुछ सीटों को लेकर आपस में मतभेद है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना मतलब का प्रचार करते हैं। ये लोग का कोनो काम हो नहीं भाजपा के, ये लोग मुद्दे की बात तो कर नहीं सकते। महंगाई पे पूछिए तो कहेंगे कि राष्ट्रद्रोही हो, इनसे पूछे कि तू लोग का योगी मोदी का ललका सांड किसान का जो फसल नुकसान करा था तो कहेंगे पाकिस्तानी हो। इनसे पूछो कि बिजली का बिल माफ क्यों नहीं करते हो तो कहें कि आप लोग विदेशी हो। इनसे कहो जातिवार जनगणना तो भागेंगे। इनसे कहो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करो, ये भागेंगे। इनसे अगर खाली नफरत की बात करो तो ये बहुत तगड़ा बोलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग है भैया, यहाँ कोई अभी तकरार नहीं है, आपस में कोई तकरार नहीं भैया। मेरे सुबह भी हमारी उनकी बात है, दिल्ली में है, अभी 2 बार हमारी उनकी बात हुई। अभी बैठा था एक सांसद जी के यहाँ, कुछ मामले थे सांसद जी का, उसमें बात हुई, 2 बार बात हुई है। अभी आ रहे हैं शाम को, फिर बैठक होगी हमारी उनकी। तो मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उनको लेकर कुछ बातचीत है, क्योंकि उनको लिए भी कहा जा रहा है कि जो अब्बास हैं उनको जौनपुर की शहर सीट से लड़ाने की बात हो रही है, सुहेल देव पार्टी लड़ाएगी। क्या ऐसे कुछ बातचीत है? क्या दिक्कत है? नहीं मतलब दिक्कत क्या है आपको ही बताइए, कोई दिक्कत है? ब्रिजेश सिंह एमएलसी बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, संगीत सोम बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक, सुशील सिंह बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर 24 मुकदमे हैं। तो अब्बास के ऊपर तो मुकदमों नहीं है, क्यों नहीं लड़ सकता? मुकदमे तो है उनके ऊपर। कितना है? असलहों को लेकर नहीं, कितना है वो असला मालूम है आपको? चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।